हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था, जैसा मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि अब मैं आपको नीट का जो सॉल्यूशन है और जो नीट का टोटल रिव्यू है मैं आपको दो सेगमेंट में दूंगा। पहला सेगमेंट हम लोगों ने जो बात करी थी वो करी थी क्लास 11th की लास्ट वीडियो में, टोटल रिव्यू के साथ हमने बात करी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की। मैं सारे ही क्वेश्चन क्लास 12th के अगेन जैसा कि हमने क्लास 11th में किया था, टॉपिक बाय टॉपिक, यूनिट्स एंड डायमेंशन से लेकर के हमने लास्ट टॉपिक वेव्स तक, मैंने टॉपिक बिल्कुल सीक्वेंस में वैसे ही आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किए थे। वही चीज़ हम लोग सेम क्लास 12th में करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, let's start the review of the class 12th portion of the NEET examination। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं कि लास्ट टाइम भी हम लोगों ने ये रिव्यू के बारे में बात करी थी, लेकिन आज मैं आपसे थोड़ा सा 12th के पोर्शन की बात करता हूं। अगर हम लोग 12th के पोर्शन की बात करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर के हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी तक की। ठीक है, अब एनसीईआरटी के हिसाब से ये आपके 3 चैप्टर बनते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे तो यहाँ पे हम इसे 5 चैप्टर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, राइट, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करते हैं, गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका कैपेसिटर अलग से बिल्कुल, फिर हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिक थ्योरी, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की। तो इस तरीके से हम लोग इसको चैप्टर में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, और ये पूरा पार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, चाहे वो जेई हो चाहे नीट हो, ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से आते हैं। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, बायट सावर्ट लॉ, और उसके बाद में आपका परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो यहां से आपके देखो 3 क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आए हुए हैं। ईएमआई एसी, ठीक है, ये बहुत, मैग्नेटिज्म ईएमआई एसी ये बहुत इजी चैप्टर है। अगर एक बार आप इसे कॉन्सेप्चुअली पढ़ लो तो इसके क्वेश्चन हर एग्जाम के बनेंगे। सिमिलरली मॉडर्न फिजिक्स हम लोग बात करते हैं ड्यूअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि सेमीकंडक्टर की। तो अगेन ये बहुत इजी पोर्शन है और बहुत ज्यादा हर एग्जाम में, ठीक है, इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 9 क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी आए हुए हैं आपके, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, इजी है, टफ है, ये बातें हम लोग क्वेश्चन के साथ ही करते जाएंगे। मैं क्वेश्चन आपका 12th के सॉल्व कराऊंगा और उसके साथ ही हम लोग करते जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट क्लास 12 सॉल्यूशन ऑफ द नीट 2020। देखो, ये पहला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सॉरी, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट मतलब आपको पी की वैल्यू दिया है 16 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट अ डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस आर की वैल्यू आपको दे दिया 0.6 मीटर ऑफ द डाइपोल मेकिंग, आपका डाइपोल है ये प्लस क्यू माइनस क्यू, यहां से 60 डिग्री के एंगल पे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। ये 0.6 मीटर है। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? P cos थीटा बाय 4πε0 आर स्क्वायर। तो P की वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसे आप जब सारे वैल्यूज पुट करोगे, यानी कि P की वैल्यू आप पुट करोगे 16 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4πε0 9 इंटू 10⁻⁹ cos 60 is 1/2, r is 0.6 का स्क्वायर। when you will solve this you will get 200 वोल्ट। ये मैंने सॉल्व करके देखा हुआ है, ये आपको आंसर मिलेगा 200 वोल्ट। तो देखो इजी क्वेश्चन है। अब अगेन ये एनसीईआरटी से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं पढ़ाया जाता, ये एनसीईआरटी से रेंज से बाहर है। तो एनसीईआरटी में चीज नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन हाँ डेफिनेटली जब हम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ाते हैं और ये बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड चीज है। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू करके पुट करके आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखो, इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विद वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको दे दिया, वॉल्यूमेट्रिक स्पेस है, ठीक है, पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट, पूरे वॉल्यूम में 5 वोल्ट का पोटेंशियल है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कांस्टेंट पोटेंशियल अगर पूरी फील्ड में है, इसका मतलब वो इक्विपोटेंशियल एरिया है। और अगर इक्विपोटेंशियल एरिया, वो एरिया कैसा है आपका? इक्विपोटेंशियल एरिया है। इक्विपोटेंशियल एरिया कहीं पे भी होगा तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है,
तो इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, एकदम ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सक्यूज मी। आप देखो यहाँ पे आपको दे रहा है कि कैपेसिटेंस, अब देखो इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कैपेसिटेंस आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो 6 माइक्रोफेरेड है। कब? जबकि एयर उसका मीडियम है, और जब उसका मीडियम डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक है तब यही कैपेसिटेंस सी डैश आपका बन जाता है 30 माइक्रोफेरेड। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30/6, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 5, राइट। तो ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू आ गई। आपको पूछ रहा है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मतलब एप्सिलॉन, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर आपका 5 हो गया, और एप्सिलॉन नॉट आपका कितना हो जाता है? ठीक है, एप्सिलॉन नॉट आपको निकालना है, तो आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैसे निकालोगे? एप्सिलॉन नॉट कितना होगा आपका? 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है, यू विल गेट दिस आंसर, राइट। सो दिस वाज आल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने का कुछ भी नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ देखो आप ध्यान से, स्फेरिकल कंडक्टर का रेडियस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, चार्ज आपको दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। आप यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कहाँ निकालनी? 15 सेंटीमीटर पे निकालनी है। दिस 15 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर, यानी कि कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे हमें निकालना है। बहुत सिंपल सी थ्योरी है जो हम पढ़ते हैं कि भाई जैसे ही आप स्फेरिकल कंडक्टर से बाहर चले जाते हो, तो वो स्फेरिकल कंडक्टर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना लगता है। तो पॉइंट चार्ज के कारण आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? Q/4πε0r²। Q की वैल्यू आपको दे रखा है 3.2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। बहुत ही इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, स्फेरिकल कंडक्टर से आप बाहर जैसे गए, रेडियस से बाहर गए, वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, राइट। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आपको बोल रहा है पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड म्यू की वैल्यू क्या होता है आपका? VD/E, ठीक है। VD की वैल्यू दिया है 7.5 इंटू 10⁻⁻4, E की वैल्यू दिया है 3 इंटू 10⁻⁻10। इसे आप सॉल्व करोगे, ये मिलेगा 2.5 इंटू 10⁻6, राइट। तो देखो बहुत फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपल फॉर्मूला। मोबिलिटी का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, मोबिलिटी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। वही चीज आपको यहाँ पे दी हुई है, एनसीईआरटी में सब फॉर्मूले दिए हुए हैं। आप इसे ध्यान से पढ़ोगे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी एनसीईआरटी से। अगेन दिस क्वेश्चन इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये क्वेश्चन द कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, आपको पता ही है इसे कैसे याद रखते हैं हम लोग। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ठीक है। अब ये कलर कोड आपको याद है, ये सारी चीजें आपको पता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे येलो की पोजीशनिंग देखोगे, ठीक है, 0 से आप शुरू करोगे, 0 1 2 3 4, 4 है येलो की पोजीशनिंग। वायलेट की पोजीशन देखोगे तो 5 6 7 है, 4 7 है, ठीक है। ब्राउन, ठीक है, ब्राउन की पोजीशन अगर आप देख रहे हो तो ये 1 है, मतलब इंटू 10⁻1, राइट। और साथ में आपको गोल्ड चौथी स्ट्रिप दिया है। गोल्ड का जो आपका टॉलरेंस होता है वो 5% होता है, यानी कि 470 किलो ओम, ठीक है। सॉरी 470 नॉट किलो ओम, 470 ओम, सॉरी 470 ओम प्लस माइनस 5%, ठीक है। ये कलर कोडिंग एनसीईआरटी में आपकी गिवन है, यू कैन वेरी वेल, सो सॉरी दिस विल बी द बी 470 ओम प्लस माइनस 5%, ठीक है। ये आई थिंक दिस एक्रोनिम जो हमने यहाँ बनाया हुआ है कि बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ठीक है। दिस इज द यूनिवर्सल एक्रोनिम, ये एक्रोनिम सभी को पता होता है। तो ये अगेन दिस क्वेश्चन इज द इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट।
अब अपना नेक्स्ट पार्ट देखो, अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ मीटर ब्रिज एज 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। अब ये अगेन आप इसे देखोगे, ये सिंपल मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, ठीक है। मीटर ब्रिज में आपको पता है कि यहाँ पे आपने लगा, ठीक है, एक वायर आपने कनेक्ट करी और यहाँ पे लगाया। आपको बोल रहा है लेफ्ट गैप पे एक रेजिस्टेंस लगाया है मीटर ब्रिज और 10 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो राइट गैप पे लगाया। इसे हमने लेफ्ट हैंड कर दिया, ये 3x हो गया, ये 2x हो गया, 3:2 में इसका लेंथ डिवाइड हो गया, ठीक है। तो x इसको हम कुछ और कर लेते हैं, इसे हम r ले लेते हैं, अगर नीचे हम x ले रहे हैं तो, राइट। तो ये आपका आ जाएगा कि भाई r/3x इज इक्वल टू 10/2x, ठीक है। तो r की वैल्यू आपकी 15 ओम आ गई, ठीक है। 15 ओम आपको दिया हुआ है, आपको लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर का, राइट। 15 ओम आपको दिया हुआ है, ठीक है, और लेंथ दिया हुआ है 1.5 मीटर का। आपसे पूछ रहा है देन द लेंथ ऑफ द 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, ये रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है। इसकी लेंथ आपको दे रहा है 1.5 मीटर। तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हो कि आपको रेजिस्टेंस पूछ रहा है 1 ओम रेजिस्टेंस, आप लिख सकते हो 15 ओम भाई मेरा 1.5 मीटर का था, देयरफॉर 1 ओम कितने का होगा, तो 1.5/15, ठीक है। तो अगर आप इसे करोगे तो ये आएगा 10 की पावर -1, राइट। तो इसे आप लिखोगे 1 × 10 की पावर -1 मीटर, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। हाँ, इसे आप मॉडरेट लेवल इसलिए बोल सकते हो क्योंकि हमेशा हमसे जो लेंथ है वो मीटर ब्रिज के वायर का पूछा रहता है, लेकिन इस बार वो मीटर ब्रिज के वायर की नहीं बात करके एक अननोन रेजिस्टेंस की बात कर रहा है आपसे। तो दिस क्वेश्चन लेवल इज मॉडरेट। आई थिंक आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही इजी सॉल्यूशन है ये भी। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सी, आपको बोल रहा है कि रेजिस्टिविटी कॉपर का, ठीक है। कॉपर आपका पता है, आपको कंडक्टर है, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू ρ0 1 + अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो विद द टेम्परेचर टी फॉर कॉपर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी लीनियर रिलेशन है ये, दिस शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। बहुत सारे सॉल्यूशंस में आपको ये ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, विच इज रॉन्ग, इट शुड बी ऑप्शन नंबर सी, राइट। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। ये लीनियर रिलेशन है क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि जब आप टेम्परेचर डिफरेंस बिल्कुल नहीं रखोगे, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे भी अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस नहीं क्रिएट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते घटाते नहीं, तब भी नॉर्मल टेम्परेचर में हर कंडक्टर में अपना रेजिस्टेंस होता ही है। सो देयरफॉर दिस रेजिस्टेंस कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो इट विल स्टार्ट समवेयर फ्रॉम हियर। ये वैल्यू ρ0 की हो जाएगी, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो लीनियरली ये आगे बढ़ेगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है आयरन रॉड ऑफ ससेप्टेबिलिटी 599, ठीक है। एक आयरन रॉड है, उसकी ससेप्टेबिलिटी आपकी 599 है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपकी 1200 है, ठीक है। परमिएबिलिटी यानी म्यू की वैल्यू निकालनी है, म्यू इज इक्वल टू μ0 1 + ससेप्टेबिलिटी, फॉर्मूला होता है हम निकालते हैं। μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7 1 + 599। तो ये हो गया 4π × 600 × 10⁻⁻7। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 2.4π × 10⁻⁻4, ठीक है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये मेरी म्यू की वैल्यू आ गई। अब सवाल उठता है ये 1200 हमें क्वेश्चन में क्यों दिया, इस 1200 को तो हमने यूज ही नहीं किया कहीं पे, ठीक है। तो 1200 को हमने यूज नहीं किया, इट्स ओके, ठीक है। कई बार आपको क्वेश्चन में से एडिशनल डेटा मिलते हैं जिनका हमें क्वेश्चन में यूज नहीं होता, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, बट वी कैन नॉट गो अवे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट। ये फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला हमें पता है, म्यू इज इक्वल टू μ0 1 + I, इसे हम डिराइव करते हैं क्लास 12 में परमानेंट मैग्नेट। तो दिस वाज अगेन अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सोलेनॉइड पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता। आपको पता है सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो μ0 Ni होती है, ठीक है। किसी भी सोलेनॉइड के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो μ0 Ni होती है। μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁻7। एन आपको 100 टर्न्स दे रहा है, लेंथ आपको दे रहा है 50 × 10⁻²। आपको पता है ना एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स का टोटल लेंथ से आप डिवाइड कर दो, ठीक है, इनटू आई करंट की वैल्यू 2.5 है।
सॉल्व इट, यू विल गेट दिस आंसर। पाई की वैल्यू अब 3.14 यूज करना, सबसे लास्ट में उसको मल्टीप्लाई करना। कैलकुलेशन के मैं आपको तरीके भी साथ साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी भी करना है तो देखो हमेशा ना पाई को सबसे लास्ट में ही रखना। पाई की पहले पाई के टर्म्स में सॉल्व कर लो, उसके बाद पाई की वैल्यू लास्ट में 3.414 रख के मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट दिस आंसर इमीडिएटली, ठीक है। तो अगेन अ फॉर्मूला बेस्ड एंड इजी क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एलसीआर सर्किट, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन वर्बल है, एलसीआर सर्किट है, ठीक है। एल इज देखो एल सी आर है, ठीक है। एसी सोर्स में हमने इसे लगा दिया, राइट। एल इज रिमूव, इसको अगर हटा देते हैं, ठीक है, तो करंट एंड वोल्टेज इज पाई बाई 3, आगे चला जाता है ना, करंट लीड कर जाती है, ठीक है। और अगर सी को हटा देते हैं, ठीक है, अगर हम इसे हटा देते हैं तो करंट जो ये आपका डिफरेंस है ये पाई बाई 3 करंट वोल्टेज का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब देखो ये फेज डिफरेंस बोल रहा है, लीडिंग लैगिंग ये वर्ड कहीं यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, आप एक तरफ पे देखो आपको पता है कि जब आप कभी भी हम लोग सीरीज में इसे लगा रहे हैं तो करंट तीनों में मेरी सेम जा रही है, ठीक है। करंट तीनों में मेरी सेम जा रही है। रेजिस्टेंस के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में होते हैं। यहाँ पे कैपेसिटेंस के केस में अगर आप देखोगे, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, आप अगर वोल्टेज लीड कर जाता है तो ये जो वोल्टेज लीड कर रहा है ये पाई बाई से कर रहा है अगर मैं कैपेसिटर हटा रहा हूं तो। और इस केस में जो कैपेसिटेंस के केस में वोल्टेज आपका लैग कर जाता है तो ये जो वोल्टेज लैग करेगा ये पाई बाई 3 से करेगा। और दोनों का अगर फेज डिफरेंस सेम है, दोनों का अगर फेज डिफरेंस सेम है तो ये कैसी सर्किट हो गई, ये रेजोनेटिंग सर्किट हो गई, ये रेजोनेटिंग सर्किट हो गई, राइट। यानी कि एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर होगी, फेज डिफरेंस कॉस फाई इस क्या होता है आपका आर बाई जेड, ठीक है। तो इसका मतलब जेड की वैल्यू दोनों केस में सेम आ रही है। अगर मैं एक बार इंडक्टेंस हटा रहा हूं और एक बार कैपेसिटेंस हटा रहा हूं तो ये रेजोनेटिंग सर्किट हो गई। ऐसे क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ाते हैं क्लासरूम में तो हम बहुत सारे प्रैक्टिस करवाते हैं आपको, क्योंकि मैक्सिमम जगह एलसीआर सर्किट जब भी पूछी जाती है एग्जाम में रेजोनेटिंग केस ही पूछा जाता है। रेजोनेटिंग केस में पावर फैक्टर मुझे निकालना है, रेजोनेटिंग केस पावर फैक्टर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। रेजोनेटिंग केस में पावर फैक्टर आपका 1 हो जाएगा। सो दिस वाज द प्योर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रॉब्लम, इसे हम टफ प्रॉब्लम की गिनती में रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये देखते ही इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो शायद फिर वहां आप कंफ्यूज हो, आप इसे कैलकुलेशन में लग जाओ। हमें यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, हमें किसी भी तरीके का कोई कैलकुलेशन नहीं करना इसमें, ठीक है। एक तरफ में लीड कर रहा है वो पाई बाई 3 से वोल्टेज और एक तरफ लैग कर रहा है पाई बाई 3 से, इसका मतलब इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है, राइट। तो दिस इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ रेजोनेटिंग सर्किट। इसलिए मैंने बताया बहुत सारी जगह पे अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ में चलते हैं तो आपका टाइम बचता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से हम लोग हर साल बात करते हैं तो स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं सर शॉर्टकट्स कितने होंगे। बेटा यही शॉर्टकट है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो यही एक चीज है जो शॉर्ट, यहाँ आप इसे समझो ना। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते लैंग्वेज के साथ में ये चीज दिमाग में तुरंत क्लिक कर रही है तो क्वेश्चन ये 10 सेकंड के आप तुरंत टिक करोगे, और अगर ये चीज नहीं क्लिक कर रही है देन इट विल टेक टाइम, लॉन्गर टाइम, राइट। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखो आपको दिया हुआ है एक्स सी की पहले वैल्यू निकाल लो विच विल बी 1 बाई ओमेगा सी, ठीक है। तो 1 बाई ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एफ सी, ठीक है। तो 1 बाई 2 पाई इंटू 50 हर्ट्ज दिया है, कैपेसिटेंस आपको 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रोफेरेड दिया हुआ। एक्सी निकल गया आपका, एक्सी निकल गया, वोल्टेज आपको पता है तो दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाई एक्सी विल बी द करंट, और आरएमएस करंट आपको चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये आई नॉट की वैल्यू आई तो आई आरएमएस आपका कितना हो जाएगा आई नॉट बाई रूट 2, ठीक है। तो ये आप देखो यहाँ पे 200 इंटू एक्सी करोगे, एक्सी 1 बाई में आएगा तो ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये 2 पाई इंटू 50 इंटू 40 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये आपका आई नॉट आ गया। डिवाइड कर दो इसको रूट 2 से, रूट 2 से डिवाइड करने के लिए अच्छा है कि आप रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, रूट 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। आप इसे देखोगे, देखो हर जगह आपको ना पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना होता। आप देखो, आप ऑप्शंस को समझो ना, 2.5 25.1 1.7 2.05 ऑप्शंस के बीच में बहुत रेंज की वेरिएशन है, इसलिए आपको पूरा कंप्लीट सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया पाई की वैल्यू का आप 3.14 यूज करो और सबसे लास्ट में रखो, तो आपको यहाँ साफ साफ जब करोगे तो आप देखोगे एग्जैक्टली 2.5 एम्पियर आता है, इसे मैंने कैलकुलेट किया हुआ, ठीक है।
आप भी इसे एक बार करके देखो, ठीक है। दिस इज जस्ट कैलकुलेशन, आई एम लिविंग कैलकुलेशन फॉर यू। और ये भी कैलकुलेशन बहुत बड़ी नहीं है, मैंने भी इसे हाथ से ही किया है बिना कैलकुलेटर के, ठीक है। हार्डली टेक्स 10 सेकंड, ठीक है। 10 एडिशनल सेकंड आपको कैलकुलेशन में लग रहा है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कहीं तो आपसे टाइम इन्वेस्ट करवाएगा ना, तो कहाँ करवाएगा, कैलकुलेशन में करवाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगेन वेरी इजी क्वेश्चन की रेंज में है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसे मैं अपनी तरफ से टफ क्वेश्चन बोलूंगा, अगर आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ी है तभी आपको ये समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। द रेशियो ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी की बात कर रहा है वो, अगर वो स्पीड की बात करता, अगर वो स्पीड की बात करता तो बात अलग होती, लेकिन अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी में जो रेशियो उनका यूज होता है वो 1:1 होता है, ठीक है। दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल है इंटेंसिटी के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का ही जो कंट्रीब्यूशन है वो इक्वल है, ठीक है। और जो वेवलेंथ मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपने ढंग से पढ़ा होगा, तो आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, और जो वेवलेंथ जो स्पीड होती है उनकी वो उनके परपेंडिकुलर मिलती है। इसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको मिलता है ई क्रॉस बी का, राइट। लेकिन यहाँ पे वो ये नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है इंटेंसिटी वाला पार्ट, इंटेंसिटी में उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल, ठीक है। 1:1 का कंट्रीब्यूशन होता है, ये आप ध्यान रखो। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्रिकी बोलूंगा, कई बार बच्चे ये सारे पार्ट अच्छे से रिवाइज नहीं करते तो उन्हें ये सब चीजें नहीं याद रह पाती हैं एग्जाम के टाइम, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं एक लाइट की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसे हम ध्यान से पढ़े जरा, तो आपको बोल रहा है द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.57 of the threshold frequency isn't on a photosensitive material. Up light frequency is 1.5 times the threshold frequency is incident on a photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is half and the intensity is doubled? अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आधी कर दी, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आधी कर दी और उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, अगर आप इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आधी कर दोगे, जो पहले 1.5 टाइम्स थी, ठीक है, वो अब 0.7 टाइम्स बच जाएगी, किसकी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की 0.7 टाइम्स बच गई, इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है दैट इज हायर देन इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अगर ये हो गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं द वर्क फंक्शन इज हायर देन इंसिडेंट एनर्जी। अरे जो आप एनर्जी दे रहे हो उससे ज्यादा वर्क फंक्शन है तो आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। तो इसमें केस में क्या हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपकी जीरो होगी, कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट ही नहीं होगी, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम इस पे नेक्स्ट क्लास पे काम करते हैं जरा और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, ये सब मॉडर्न फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स हमेशा इजी होती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो आपको बोल रहा है लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू आपको दिया हुआ है 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉर्मल इंसिडेंट हैविंग द एरिया, ठीक है। अरे 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू एरिया कर दो आप 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 400 वॉट। एवरेज एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस, ठीक है। एवरेज एनर्जी, एनर्जी कितनी होगी, तो 400 वॉट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो 1 × 60, ठीक है। तो आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये आ गया 24 × 10⁻³ जूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है, ये चीज रखना है कि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। देखो अगर रिफ्लेक्टिंग होता तो हमें फिर इसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि एनर्जी रिसीव्ड पूछ रहा है ना, कितने एनर्जी को इसने अब्सॉर्ब कर लिया। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो पूरी एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, इसलिए मुझे इसका फर्दर कोई परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, तो मेरा आंसर यहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड ही है, लेकिन थोड़ा सा आपको ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली एनसीईआरटी लेवल पे हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं, मेरे से अगर पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये क्वेश्चन मॉडरेट है। इसे अगर आपने ढंग से नहीं प्रैक्टिस करी है, इस तरह चीजों को नहीं पढ़ा है, तो शायद ये क्वेश्चन आपको वहां पर परेशान करे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखने का फ्लक्स है, ठीक है। फ्लक्स कुछ नहीं होता है, आपका पावर अपॉन एरिया होता है, तो आप कभी भी करोगे तो फ्लक्स इनटू एरिया आपको पावर देगा। पावर कुछ नहीं होता है आपका, क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम हो, तो फ्लक्स एरिया टाइम को आप मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी मिल जाएगी। यही काम हम लोग कर रहे हैं यहाँ, राइट।
Okay, let us move to the next part. Next question. ये देखो अगेन थोड़ी सी रटने वाली चीजें हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्स मॉडल वैलिड नहीं है? ड्यूट्रॉन में बिल्कुल वैलिड है क्योंकि हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है आपका. ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए तो बना ही है बोर्स मॉडल. हीलियम आयोनाइज के लिए वैलिड होता है. सिंगल आयोनाइज नियॉन एटम, नियॉन आपका इनर्ट गैस है, इसके लिए बोर्स मॉडल आपका वैलिड नहीं होता है. ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं. एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम. पॉइंट बहुत पूरी दुनिया को बदलने वाला इक्वेशन. mc स्क्वायर 0.5 ग्राम इंटू 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर. ठीक है, मतलब 0.5 इंटू 9 इंटू 10⁻16. ठीक है, देखो ये ग्राम था, इसे आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको. तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45, 4.5 इंटू 10⁻13. ठीक है, यानी आंसर विल बी डी. ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एनर्जी इक्विवेलेंट. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ये क्लास 10th का है क्वेश्चन. क्लास 10th के लेवल पे हम लोग इसको पढ़ते हैं. आपका न्यूक्लियर फिजन का यूनिवर्सल इक्वेशन है. कभी भी 92U235 ब्रेक होता है न्यूक्लियर फिजन में, न्यूक्लियर रिएक्टर का रिएक्शन है ये, तो वो क्रिप्टॉन और ब्रेनियम में ब्रेक होता है, बेरियम में. तो जिसका आंसर होगा सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इन सब क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हुआ एक एक बार तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है. इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट. ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ. देखो अगेन ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mEV. ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट करोगे, आपको आंसर मिलेगा 10⁴. ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम लगाने का नहीं है. आपको सब पता है, लैम्डा आपको गिवन है, एच आपको गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है. ठीक है, देखो पूरा पूरा फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन दे रहा है तो कहीं तो आपसे टाइम इन्वेस्ट करवाएगा. मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो टाइम इन्वेस्ट होगा आपका कैलकुलेशन में. तो इसका कैलकुलेशन आप करके देखिए. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये. एनर्जी रिक्वायर्ड 10⁻⁻20 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने का तरीका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 0.06 ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू. ठीक है, तो ये भी बहुत इजी पार्ट है. नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं. बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड चीजें पूछी हुई हैं आपसे. आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन चालू हो रहा है. हमने मॉडर्न फिजिक्स का जो पार्ट है, ड्यूअल नेचर एटम न्यूक्लियाई वाला पार्ट देखा. इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन चालू हो जाए. द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन. पीएन जंक्शन आपको पता है, पीएन जंक्शन होता है. ठीक है, इसके बीच में एक डिप्लीशन लेयर बनती है. ये डिप्लीशन लेयर कब आपकी इंक्रीज होती है? ठीक है, ये डिप्लीशन लेयर आपकी जो है इंक्रीज कब होती है? ठीक है, इंक्रीज होती है वो एक ही केस में, सिर्फ रिवर्स बायस के केस में. ठीक है, इससे बिना दिमाग लगाए आप टिक मारिए, रिवर्स बायस का क्या है. ठीक है, जब मैं इसे पढ़ाऊंगा, जिन बच्चों को ये पता है उनके लिए ये क्वेश्चन आपका स्कोरिंग क्वेश्चन था, ये जरूर सही करके आए होगे आप. जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है तो आपको डेफिनेटली जब हम क्लासेस में आप आइए, हम क्लासेस में आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे ऐसा क्यों होता है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ. देखो ट्रांजिस्टर एक्शन. अगेन ट्रांजिस्टर आपको पता है, ट्रांजिस्टर में आपके कोई भी आप एक ट्रांजिस्टर बना लेते हैं, PNP बना लेते हैं. ये आपका कलेक्टर होता है, ये आपका बेस होता है, और ये आपका एमिटर होता है. एमिटर का एरिया सबसे ज्यादा होता है. एमिटर की जो आपकी डोपिंग होती है वो मॉडरेट होती है, कलेक्टर की डोपिंग हाई होती है, कलेक्टर का एरिया मॉडरेट होता है. तो ये हमें ऑलरेडी जब ट्रांजिस्टर हम लोग बेसिक पढ़ते हैं तो सारी चीजें हम पढ़ते हैं, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन बना हुआ है. देखते जाते हैं ऑप्शंस क्या है. बोथ एमिटर जंक्शन एंड कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस. गलत जवाब है ये. आपका एमिटर हमेशा रिवर्स बायस में होता है, कलेक्टर फॉरवर्ड बायस में होता है. द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप. बिल्कुल सही है, यही सही होता है. ठीक है, तो हमें हमारा ऑप्शन यहीं पे मिल गया. लेकिन उसके बावजूद सी और डी एक बार हम पढ़ लेते हैं. ठीक है, बेस एमिटर एंड कलेक्टर शुड हैव द सेम डोपिंग. मैंने अभी भी बताया पॉसिबल ही नहीं है. कलेक्टर चूंकि मेरा जो आपका, अरे सॉरी मैंने यहाँ पे शायद उल्टा लिख दिया. ओके, ये पार्ट आपका एमिटर है, या उल्टा भी आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं. ये पार्ट आपका कलेक्टर है. एमिटर जो होगा, एमिटर मतलब इसको इलेक्ट्रॉन एमिट करना है तो डेफिनेटली वो हाई डोपिंग पे होगा. ठीक है, कलेक्टर जिसे इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है, कलेक्ट करना है, तो डेफिनेटली उसका एरिया ज्यादा हो.
तो डोपिंग सबका सेम नहीं हो सकता। बेस, एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव द सेम साइज, अगेन वही सेम फिनोमिना मैंने आपको बताया, तो इसलिए सिर्फ ऑप्शन बी ही यहाँ पे करेक्ट हो सकता है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। लॉजिक गेट का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप देखते जाओ, मैं आपको यही बता देता हूँ, ठीक है भाई। ये आपका सपोज करो यहाँ पे ए का इनपुट है, तो यहाँ पे ए बार का इनपुट आएगा, यहाँ बी का इनपुट है तो यहाँ बी बार का इनपुट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका चूंकि ये नॉट लगा हुआ है ना, आप समझो, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार इस पूरे का बार, ठीक है। तो यही मेरे को इक्वेशन को फॉलो करते हुए ट्रुथ टेबल बनानी है। आप ट्रुथ टेबल इसका बना करके देखोगे, यू विल श्योरली गेट दिस ऑप्शन नंबर सी। ये स्कोरिंग पार्ट था, बहुत सारे बच्चों का ये सही आया होगा, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको ट्रुथ टेबल नहीं बनाने आती है तो डेफिनेटली फिर अगेन मैं बोलूंगा क्लासेस अटेंड करो। ट्रुथ टेबल बनाना सीखना सिर्फ 10 मिनट का काम होता है। लॉजिक गेट की पूरी पढ़ाई पूरे आपके 6 महीने की प्रिपरेशन में सिर्फ 10 मिनट की होती है, और ये आपको स्कोरिंग, एक क्वेश्चन इससे हर साल ही आता है और ये स्कोरिंग होता है, राइट। तो अगेन ये बहुत ईजी पार्ट था, राइट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां से हमारा ऑप्टिक्स चालू होता है। द लास्ट पार्ट विल बी डिस्कसिंग ऑप्टिक्स। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक ही चीज आपकी पूछी जाती है, आपको अच्छे से पता है, दैट इज फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ आपको पता है लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, ये फ्रिंज विड्थ होती है आपकी। अब आप देखो क्या बोल रहा है आपको कि डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेस हाफ, यानी इस स्मॉल डी को डी बाई 2 कर दिया तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। और जो कैपिटल डी है, कैपिटल डी के लिए वो आपको बोल रहा है कि डिस्टेंस स्क्रीन का जो है वो डबल कर दिया हमने, तो ये 2D कर दिया। तो देखो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, यानी कि ये 4 टाइम्स जो है उसकी फ्रिंज विड्थ ओरिजिनल से बढ़ जाएगी, ठीक है, 4 टाइम्स उसकी फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, राइट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। ब्रूस्टर एंगल अगेन एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 45 से 90 के बीच में होना चाहिए। ब्रूस्टर एंगल आपको पता है कब बनता है, जब हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस में रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन एक साथ होता है, और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका tan ऑफ म्यू के बराबर आपको मिलता है, हमने किया हुआ है, ठीक है। तो आप ये सारे पार्ट हम कर चुके हैं, साइन आई बाई साइन आर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने ये करते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का पार्ट होता है, चलो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो म्यू आपको पता है साइन आई बाई साइन आर होगा, ये एंगल आपका आर होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन आई, और आर की वैल्यू 90 माइनस आई के बराबर होगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये भी आई है, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस आई। तो म्यू आपका हो जाएगा साइन आई बाई कॉस आई, मतलब म्यू इज इक्वल टू tan आई, तो आई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, ठीक है, tan इनवर्स म्यू, ठीक है। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि जो म्यू की मिनिमम वैल्यू होगी वो 1 होगी, है ना। म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 से ज्यादा ही होगा ना, हमेशा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होगी, मतलब ये 45 डिग्री से नीचे तो जा ही नहीं सकता, तो इसलिए बाकी ऑप्शन यहीं से कट जाते हैं, मुझे पता होता है ये 45 से 90 के बीच में होना चाहिए, राइट। तो बहुत ही इजी पार्ट है ये भी, क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। टेलीस्कोप का आपसे रिजोल्यूशन पूछ रहा है, तो देखो ये अगेन आपको पता होता है 1.22 लैम्डा बाई डी, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट करके रखोगे, 1.22 लैम्डा की वैल्यू 600 नैनोमीटर दिया हुआ है, और डी की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 2 मीटर। इसे आप पुट करोगे, देन यू विल गेट टू नो, दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डायरेक्ट है, इसमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन भी नहीं है, इसे आप डायरेक्टली खुद ही कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। ये 1.22 लैम्डा बाई डी कहाँ से आया, देखो एक्चुअली जो रेजोल्यूशन होता है लैम्डा बाई डी होता है हमेशा, ठीक है, वेवलेंथ बाई डायमीटर, ठीक है। लेकिन टेलीस्कोप के लिए जब हम इसे रिफाइन करते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू जो आती है 1.22 होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, राइट, ओके। तो ये थोड़े से फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। द लास्ट पार्ट इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको बोला जाता है कि ये प्रिज्म, देखो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मेरा प्रिज्म है, ये मेरी इंसिडेंट रे आई इस तरीके से सीधी निकल गई, दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, ये मेरा प्रिज्म एंगल, राइट, ये आपका आ रहा है। अब आप देखो, आपको मुझे पता है R1 प्लस R2 की वैल्यू A के बराबर होनी चाहिए, ये वाला एंगल मेरा R2 होता है, ठीक है, जो R2 है, ठीक है, वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है तो वो 0 हो गया, मतलब R1 की वैल्यू A के बराबर हो गई।
तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, आर की वैल्यू ए के बराबर है तो म्यू, लेट अस से एंगल आर वेरी लेस तो आई बाई ए हो जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू टू ए के बराबर हो जाएगी, तो ऑप्शन विल बी ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे ये, हम प्रिज्म के बारे में पढ़ते ही हैं, ठीक है। दो फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो इन दो फॉर्मूले में एक फॉर्मूला हमारा होता है कि दोनों ही साइड का जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है उनका सम जो होता है वो प्रिज्म एंगल के बराबर होता है, ये डेरिवेशन में हमने पढ़ा हुआ। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि डेरिवेशन पार्ट जो हम फिजिक्स में करते हैं 11th-12th में, कई जगह कंपटीशन में उनको छोड़ दिया जाता है कि अरे वो तो 12th का पार्ट है, बट आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी, कि ये डेरिवेशन पार्ट के अंदर से ही शॉर्टकट्स निकल के आते हैं। अगर ये डेरिवेशन पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है, तो ये से आपको शॉर्टकट्स निकल के आएंगे, ठीक है। यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि भैया ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर जगह पे, हम अपनी क्लासेस में हर जगह डन कराते हैं। मैंने क्लास 11 के पेपर में भी आपको हर डेरिवेशन के साथ में एक शॉर्टकट दिखाया था कि भाई अगर ये चीज आपको आती है तो ये चीज बहुत ज्यादा शॉर्टकट बेस्ड है, ठीक है। मैंने आपको क्लास 11 में ये चीज दिखाई हुई है ऑलरेडी, राइट। क्लास 11 में मैंने आपको ये चीज दिखाई हुई है, ठीक है, कि भाई अगर आपको कोई चीज पता है तो ये आपकी डेरिवेशन के अंदर से मैंने शॉर्टकट निकाल के क्वेश्चन सॉल्व करके क्लास 11 वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था। सेम अभी इस क्वेश्चन पे ही मैंने देखो वही काम किया, डेरिवेशन वाले पार्ट को मैंने यूज किया और उसी के अंदर से मैंने इसे शॉर्टकट में सॉल्व कर लिया। अदरवाइज अगर आप इसे फॉर्मुला लगा के प्रॉपर सॉल्व करने जाओगे तो इट विल टेक टाइम, राइट। और हमें टाइम ही तो बचाना है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द रिव्यू फ्रॉम माय साइड। आई विल व्हेन यू विल वॉच दिस वीडियो, ठीक है, आपको डेफिनेटली बहुत सॉल्यूशन बहुत अच्छे लगेंगे। बहुत सारे मैंने आपको शॉर्टकट्स भी इसमें बताए हैं। फर्दर शॉर्टकट्स के लिए आप डेफिनेटली हमारी क्लासेस ज्वाइन करिए, ठीक है। इसके साथ में आपको हम सारे अपने नंबर्स और अपने एड्रेस हम सारा यहाँ पे अभी पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, दैट यू विल कम टू सी वेरी सून, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी आपको हम देना शुरू कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में अब टॉपिक वाइज कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे वीडियोस में नीट के लिए पोस्ट करूंगा, ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है, जिसमें आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स मैं सिखाऊंगा जो आपको आगे एग्जाम में हेल्प करेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग मी इन दिस वीडियो एंड वॉचिंग इट टिल द एंड। थैंक यू एंड वी विल मीट very soon in the live class.